सिक्योरिटी काउंसिल रिफॉर्म्स। अच्छा बच्चे, सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर रिफॉर्म्स क्यों लाना जरूरी है? तो उससे पहले हमें थोड़ा सा यूनाइटेड नेशन को पढ़ना चाहिए कि यूनाइटेड नेशन क्या है। उसके बाद थोड़ा सा आगे जाके यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल क्या होती है, इसके काम क्या है और आखिर कौन सी वजूहात है जिसकी बेस पे इसके अंदर जो है वो रिफॉर्म्स लाना जरूरी है। यूनाइटेड नेशन बेसिकली एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसे वर्ल्ड वार टू के बाद 1945 में जो है वो स्टैब्लिश किया गया था। और इसके बनाने का मकसद क्या था? इसके बनाने का मकसद था कि दुनिया को दोबारा से किसी भी ऐसी जंग में ना धकेला जाए जिससे जो है वो एक और इंसानी अलमिया हो। तो इस चीज को किसी बड़े सानिए से रुकने के लिए, इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स को सेटल डाउन करने के लिए, सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए, ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई। इस ऑर्गेनाइजेशन के बेटा 6 ऑर्गन्स हैं, 6 ऑर्गन्स। और उन ऑर्गन्स में से एक ऑर्गन जो है उसे हम सिक्योरिटी काउंसिल बोलते हैं। सबसे बड़ा ऑर्गन जो है वो इसका जनरल असेंबली है, जिसकी मेंबरशिप 193 मेंबर्स उसके अंदर जो है वो मौजूद है। 193 मेंबर्स कंट्रीज उसके अंदर मौजूद है और हर मुल्क का एक वोट होता है वहां पर। जनरल असेंबली के अंदर एक जो है वो प्रेसिडेंट होता है, जो कि हर साल नया सिलेक्ट होता है। हर साल नया जो है वो जनरल असेंबली का प्रेसिडेंट सिलेक्ट होता है और ये प्रेसिडेंट जो है 1 साल की मुद्दत के लिए रहता है। जनरल असेंबली का सालाना इजलास हर साल सितंबर के मंथ में जो है वो होता है, सितंबर के मंथ में होता है। जबकि सिक्योरिटी काउंसिल, अभी जो सिक्योरिटी काउंसिल की रिफॉर्म्स है, हम जनरल असेंबली के साथ इसको मिला के जरा देखेंगे। सिक्योरिटी काउंसिल यूनाइटेड नेशन के 6 ऑर्गन्स हैं, जिनमें से 5 ऑर्गन्स ऐसे हैं जिनकी जो सिर्फ रिकमेंडेशंस आपको दे सकते हैं या मशवरा दे सकते हैं या सजेशंस दे सकते हैं। ये वाहिद एक ऐसा ऑर्गन है सिक्योरिटी काउंसिल जिसके डिसीजंस आपके ऊपर बाइंडिंग होते हैं। मतलब ये इम्पोज कर सकता है अपने फैसले आपके ऊपर। ये वाहिद ऑर्गन है सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल की जो चेयरमैनशिप या प्रेसिडेंटशिप होती है, ये आपको 1 मंथ के लिए मिलती है। हर मुल्क को इस बारी बारी जो है वो उनके नंबर आते हैं, तो 1 मंथ के लिए इसका प्रेसिडेंट बनता है। हर मंथ नया इसका प्रेसिडेंट होता है। और इसके अंदर जो मेंबरशिप है वो 15 मेंबर कंट्रीज हैं। 15 मेंबर कंट्रीज में से 5 आपके परमानेंट हैं और जो 10 कंट्रीज हैं आपके, वो आपके नॉन परमानेंट हैं। एनपी लिख रहा हूं, एनपी मींस नॉन परमानेंट। अब ये जो 5 परमानेंट कंट्रीज हैं, इनको बोलते हैं यूके, यूएस, चाइना, रशिया एंड फ्रांस। इनको P5 भी बोलते हैं। ये तमाम कंट्रीज एक पावर रखते हैं जिसको बोलते हैं वीटो पावर। ये जो वीटो पावर है, ये इन 5 कंट्रीज को इस शायद यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर सबसे ज्यादा पावरफुल बना देती है। ये जो 5 कंट्रीज के पास ये जो वीटो पावर है, इस वीटो पावर की बेस पे उन 10 कंट्रीज को अपना आप माइनर शो होने लगता है। उनको लगता है कि हमारी कोई वुकत नहीं है, असल डिसीजन मेकिंग पावर इन्हीं के पास है। ये काम कैसे करती है सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर ये वीटो पावर? अगर किसी भी चीज के ऊपर, किसी भी कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर या इश्यू के ऊपर कोई रेजोल्यूशन आती है, उस रेजोल्यूशन को 15 में से 14 लोग सपोर्ट करते हैं। 15 में से 14 लोग सपोर्ट करते हैं। अगर एक मुल्क जिसके पास वीटो पावर है वो उस रेजोल्यूशन के अगेंस्ट वोट कर देता है, तो वो रेजोल्यूशन कैंसिल हो जाएगी। यानी कि एक वोट 14 के ऊपर भारी पड़ जाता है। 1945 से लेकर आज तक अमेरिका ने यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर इसराइल और फलस्तीन कॉन्फ्लिक्ट को लेके आज तक तकरीबन 36 के करीब रेजोल्यूशंस आई हैं। और उन 36 के करीब रेजोल्यूशंस को 34 दफा अमेरिका ने जो है वो वीटो किया है। और
हर दफा वीटो करने का मकसद इसराइल को प्रोटेक्ट करना था। ये पावर है। अभी रिसेंटली भी इसराइल के एक्शंस को कंडेम करने के लिए रेजोल्यूशन आई और उसको अमेरिका ने क्या किया, उसको वीटो कर दिया। तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये जो इंसानी हकूक के अलंबरदार ममालिक हैं, इनको इस इंसानी हकूक भूल जाते हैं जब ये गजा में या फलस्तीन में जो है वो मुसलमानों के ऊपर होते हुए मजालिम को देखते हैं? और क्या ये सिर्फ वीटो पावर का इस्तेमाल अपने मफादात के लिए करते हैं? ये वो चीजें हैं जो ये सवाल पैदा करती है कि यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर चेंजेस होनी चाहिए, रिफॉर्म्स होनी चाहिए, ताकि इसको एक जिस मकसद के लिए बनाया गया था कि दुनिया के अंदर अमनो अमान लेके आए, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के लिए जिस मकसद के लिए इसको बनाया गया था, उसको सही तरीके से जो है वो ये अंजाम दे सके। अब सिक्योरिटी काउंसिल के बेटा हम लोग ऑब्जेक्टिव्स देख लें कि सिक्योरिटी काउंसिल को बनाने का मकसद क्या था। सिक्योरिटी काउंसिल को बनाने का मकसद अगर हम देखें तो इसमें से पहला मकसद है दुनिया के अंदर पीस को मेंटेन करना, अमन लेके आना, सिक्योरिटी को इंश्योर करना। दूसरा, जितने भी दुनिया में कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनको पीसफुली निगोशिएशंस के जरिए, डिप्लोमेसी के जरिए उनको रिजॉल्व करना, ये इसका मकसद था। इसके बाद एक और पावर भी है कि ये अपने डिसीजंस को उसको जो है वो ये इंपोज करवा सकती है, इन्फोर्स करवा सकती है। उसके अलावा इस बात को इंश्योर करना है कि जो इसके मेंबर कंट्रीज हैं वो इंटरनेशनल लॉ के साथ अडहेयर रहे, यानी कि दुनिया इंटरनेशनल लॉ जो है उसको फॉलो करे, उसके अगेंस्ट ना जाए। ये सारे के सारे जो है वो इसके मामलात हैं। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है यूनाइटेड नेशन की से, ये तो इसके मामला सबको ही पता है कि इस मकसद के लिए सिक्योरिटी काउंसिल बनाई गई थी। अब रिफॉर्म्स किसी भी इदारे में तब आती हैं जब आपको उसके अंदर कंट्रोवर्सीज नजर आए। ठीक है, कंट्रोवर्सीज क्या हैं? जब कंट्रोवर्सीज का पता होगा तब आप जो है वो इस बात को समझ सकते हैं कि यूनाइटेड नेशन या किसी भी इदारे के अंदर जो है वो क्या जो है वो इश्यूज या किस किस्म की रिफॉर्म्स लानी चाहिए। तो जो सबसे पहली रिफॉर्म जिसका जो है वो जिक्र किया जाता है वो है, या पहला जो इशू है, जो पहली कंट्रोवर्सी है वो है वीटो पावर इम्बैलेंस। वीटो पावर इम्बैलेंस बच्चे, अगर आप पोलराइजेशन का मकसद समझते हैं, पोलराइजेशन का मतलब होता है दो ग्रुप्स में तकसीम हो जाना। जैसे पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल पोलराइजेशन है, एक एस्टैब्लिशमेंट और एक एंटी एस्टैब्लिशमेंट ग्रुप है, एक पीटीआई और एक एंटी पीटीआई ग्रुप है। जैसे मुस्लिम दुनिया के अंदर दो तरह की पोलराइजेशन, एक मुस्लिम और एक एंटी मुस्लिम, अगर हम मुसलमानों और एंटी मुस्लिम्स की बात करें। तो ये जो आपकी सिक्योरिटी काउंसिल है, यहां पर जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं इनके पास है वीटो पावर। लेकिन ये 5 परमानेंट मेंबर कंट्रीज में से 2 कंट्रीज ऐसे हैं जिनका नाम है चाइना और रशिया, और 3 कंट्रीज ऐसे हैं फ्रांस, अमेरिका और यूके। इनकी अलग ग्रुपिंग है, ये वेस्टर्न इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं। चाइना और रशिया ये हर उस रेजोल्यूशन को या उस वीटो करते हैं जिससे वेस्ट को फायदा हो। ये हमेशा उस रेजोल्यूशन को फेवर करते हैं, चाहे वो इंसानी हकूक के ऊपर पूरा उतरे ना उतरे, लेकिन अगर उससे वेस्ट को नुकसान हो रहा है तो इन्होंने हमेशा उस रेजोल्यूशन को जो है वो सपोर्ट करना है। मतलब जो इसका वीटो पावर का असल मकसद ये था कि किसी भी मुल्क के अग्रेशन को रोकने के लिए या किसी भी मुल्क की अग्रेसिव जो इंटेंट है उसको रोकने के लिए आप जो है वो वीटो पावर का इस्तेमाल करें। लेकिन अब यहां पर पोलराइजेशन हो गई है, चाइना और रशिया अपने मकासद को, और अमेरिका, फ्रांस और यूके अपने मकासद को जो है वो पूरा करने के लिए वीटो पावर का इस्तेमाल करते हैं। तो इसका जो असल मकसद था वो तो खत्म हो गया। तो वीटो पावर को इस वीटो पावर का जो इम्बैलेंस है इसको इंप्रूव करने की जरूरत है। दूसरा प्रॉब्लम इसके अंदर ये है कि ये जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं और 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स, ये जो 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं इनको ये फील होता है कि इस वीटो पावर की वजह से डिसीजन मेकिंग के अंदर इनका कोई स्पेसिफिक रोल नहीं है, कोई स्पेसिफिक रोल इनका नहीं है। सारे के सारे जो पर्क्स एंड प्रिविलेजेस हैं, जो सारे का सारा डिसीजन मेकिंग है, एक्चुअली वो किसके हाथ में आ जाती है? वो सारी की सारी जो है वो हाथ में आ जाती है इन कंट्रीज के।
जो 5 कंट्रीज हैं जो वीटो पावर अपने हाथ में रखते हैं। तो इस इश्यू की वजह से यूनाइटेड नेशन के अंदर रिफॉर्म्स लाने की जरूरत है। 2011 से लेकर आज की तारीख तक सबसे ज्यादा जो वीटो पावर का इस्तेमाल किया है वो रशिया ने किया है। दूसरे नंबर पे चाइना ने किया है। दुनिया में सबसे ज्यादा दफा वीटो पावर का जो इस्तेमाल किया है वो रशिया ने किया है। दूसरे नंबर पे जो है वो शायद अमेरिका ने किया है। सबसे कम फ्रांस ने किया है। अब रशिया और चाइना के वीटो को अगर आप देखें तो हमेशा वो सीरियन वार के ऊपर, लीबिया के अंदर जो वार है उसके ऊपर, और हमें हमेशा एंटी अमेरिकन स्टांस के ऊपर जो है वो वीटो कर रहे हैं। सिमिलरली अमेरिका भी वही काम कर रहा है कि जिसको रशिया और चाइना सपोर्ट करते हैं ये हमेशा उसके अगेंस्ट वीटो कर जाते हैं। रशिया अमेरिका भी सेम वही कर रहा है। तो दुनिया का जो मकसद था यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का वो तो डेड हो गया। इसका मकसद तो ये था कि दुनिया के अंदर अमन लाया जाए। यहाँ पर अमन छोड़ के ये बड़े ममालिक जो है वो अपने जो है वो मफादात को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अब मुझे ये बताएं, आपके माइंड में क्या सोल्यूशन आता है इस वीटो पावर के इम्बैलेंस को खत्म करने के लिए? आपके माइंड में क्या सोल्यूशन आता है कि क्या करना चाहिए जिससे ये वीटो पावर का इम्बैलेंस खत्म हो जाए? देखिए, इसके ऊपर मुख्तलिफ सुझाव हैं। मुख्तलिफ सुझाव हैं। एक सुझाव ये है कि वीटो पावर को जो है वो लिमिट कर दिया जाए। ठीक है, कि सिर्फ और सिर्फ अगर आपके जैसे अमेरिका है, चाइना है, रशिया, या ये बड़े ममालिक, अगर इनकी नेशनल सिक्योरिटी को खतरा हो ये सिर्फ उसी के ऊपर वीटो का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके अलावा वीटो नहीं कर सकते ये। एक तो ये चीज। दूसरी चीज, आप वीटो पावर का इस्तेमाल ही खत्म करते हैं। वीटो पावर का इस्तेमाल ही खत्म कर दे, छुट्टी करें, जान छुड़वाएं इससे। ठीक है। तीसरा यह है कि अगर आपने वीटो पावर इस्तेमाल करनी है, वीटो पावर इस्तेमाल करनी है, तो आपको ये जो 10 परमानेंट मेंबर्स हैं इनमें से 50% मेंबर्स की सपोर्ट हासिल हो। 50% मेंबर्स की सपोर्ट हासिल हो तो आप इसमें जो है वो रिफॉर्म कर सकते हैं। इस तरह वो जो नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं उनकी भी एक जो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है कि हमारी कोई वुक्कत नहीं है, वो वाला जो एक डिलीमा है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है। या फिर इसको बिल्कुल ही खत्म कर दे, सिरे से वीटो पावर होनी ही नहीं चाहिए। ये वो वाहिद तरीका है जिसके जरिए वीटो पावर इंबैलेंस को जो है वो खत्म किया जा सकता है। या फिर मजीद कंट्रीज को, मजीद लोगों को जो है वो इसमें ऐड किया जाए, मजीद ममालिक को ऐड किया जाए। अब यहां पे आ जाते हैं, ये दूसरा इशू है रिफॉर्म का, दैट इज लैक ऑफ रिप्रेजेंटेशन। अच्छा बच्चे, ये जो यूनाइटेड नेशन के 5 ममालिक हैं, ये जो 5 ये जो परमानेंट मेंबर्स हैं, इनको अगर आप माइंड में रखें, इनके बरे आजमों को माइंड में रखें, तो ये कौन सा बरे आजम ऐसा है जिसको बिल्कुल इग्नोर कर दिया गया है? अफ्रीका। अफ्रीका एक ऐसा बरे आजम है जिसके इंटरेस्ट को टोटली इग्नोर कर दिया गया। अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया अमेरिकन ब्लॉक में फॉल करता तो उसके इंटरेस्ट प्रोटेक्ट हो जाते हैं। ठीक है। अमेरिका जो है वो नॉर्थ साउथ को भी कवर अप कर लेता है। लेकिन अफ्रीका दूसरा बड़ा बरे आजम है, 54 कंट्रीज इसके मेंबर हैं। उन उस बरे आजम की कोई रिप्रेजेंटेशन, दुनिया में सबसे ज्यादा ममालिक अगर किसी बरे आजम में है तो वो अफ्रीका के अंदर है, 54 कंट्रीज हैं। दुनिया में दूसरी बड़ी आबादी वाला बरे आजम अफ्रीका है, लेकिन वहां के लोगों की कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है। अफ्रीका के लोगों को लगता है कि हमें नॉन परमानेंट मेंबर में जगह ना देकर हमारे इंटरेस्ट को इग्नोर किया गया। ठीक है। हमारा जो यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर इन्फ्लुएंस है वो कम है। हमारे बरे आजम में जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, हमारे बरे आजम में जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हैं, उनके ऊपर ये 5 ममालिक उतनी वैल्यू नहीं देते, क्योंकि वो कॉन्फ्लिक्ट, वो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस डायरेक्टली इनको नुकसान नहीं पहुंचाते। तो हमारी रिप्रेजेंटेशन को जो है वो इंक्रीज किया जाए। फिर उसके बाद आपको पता है यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल में जो क्या कहते हैं मोस्ट रिसेंट अमेंडमेंट की गई थी, वो कब की गई थी? एनीवन? किसी को याद है कि सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर जो मोस्ट रीसेंट अमेंडमेंट की गई थी वो कब की गई थी?
सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर 1965 के अंदर एक रिफॉर्म की गई थी, और इस रिफॉर्म का मकसद क्या था? सिर्फ और सिर्फ नॉन परमानेंट मेंबर्स की तादाद को इंक्रीज किया गया था फ्रॉम 6 to 10, फ्रॉम 6 to 10। बस ये रिफॉर्म थी, उसके बाद कोई रिफॉर्म नहीं हुई अभी तक। फिर एक सवाल ये भी है कि दुनिया इन 5 मुमालिक से आगे निकल चुकी है। 1965 बेटा, 1965 दुनिया इन 5 मुमालिक से आगे निकल चुकी है। अब दुनिया में जर्मनी एक इकोनॉमिक पावर है, दुनिया में ब्राजील एक इकोनॉमिक पावर है, दुनिया में जापान एक इकोनॉमिक पावर है, इंडिया भी एक बढ़ती हुई पावर है। इन कंट्रीज को बोला जाता है G4। क्या बोला जाता है? ये G4 कंट्रीज हैं। सिंस 1992 ये कंट्रीज कंटिन्यूसली डिमांड कर रहे हैं कि हमें जो है वो सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर परमानेंट मेंबरशिप दी जाए। अब आप मुझे एक बात बताएं, आगे डिबेट को बाद में करते हैं, क्या इस G4 कंट्री को सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट मेंबरशिप मिलना पाकिस्तान के फेवर में है या अगेंस्ट है? पाकिस्तान के अगेंस्ट। और वजह क्या है? वजह है हिंदुस्तान, इंडिया। हमें जापान से कोई मसला नहीं है, हमें साउथ ब्राजील से कोई मसला नहीं है, हमें जर्मनी से कोई मसला नहीं, हमें मसला है इंडिया से। इंडिया के सिक्योरिटी काउंसिल में जाना पाकिस्तान के मफादात के खिलाफ है। ठीक है, तो पाकिस्तान ने इसको रेजिस्ट करने का फैसला किया, और इसकी रेजिस्टेंस में एक ग्रुप बना जिसको बोला जाता है यूनाइटिंग फॉर कंसेंसस। यूनाइटिंग फॉर कंसेंसस, ये 1990s में ये ग्रुप बना था, और इस ग्रुप को बनाने वाला जो मुल्क था वो था इटली। इसको इटली ने लीड किया था। ठीक है, इटली, पाकिस्तान, और क्या कहते हैं ये आपके मैक्सिको और इजिप्ट, ये 4 मुमालिक थे, मैक्सिको, इजिप्ट, पाकिस्तान एंड इटली, जो कि इस G4 कंट्रीज को यूनाइटेड नेशन की परमानेंट सीट देने के मुखालिफ है। इनका मानना है कि ये परमानेंट सीट नहीं देनी चाहिए। अब आप मुझे ये बताएं कि ये परमानेंट सीट ना देने की वजह क्या है? चलो पाकिस्तान की तो समझ आती है, ये जर्मनी की समझ नहीं आती, ये जो सॉरी इटली की समझ नहीं आती, और बाकियों की समझ नहीं आती। बाकियों को क्या मसला है? बेटा, जिस तरीके से पाकिस्तान को इंडिया से मसला है ना, इसी तरीके से मैक्सिको को, कोलंबिया को, अर्जेंटीना को ब्राजील से मसला है। ठीक है, इसी तरह इटली और स्पेन को जर्मनी से मसला है, साउथ कोरिया को मसला है इससे जापान से, इसी तरह टर्की और इंडोनेशिया को भी इख्तलाफात हैं इन ममालिक से। इस वजह से ये G4 कंट्रीज के अगेंस्ट यूनाइटिंग फॉर कंसेंसस एक ग्रुप बना, जिसको इटली, पाकिस्तान, मैक्सिको और इजिप्ट ने स्टार्ट किया। इस ग्रुप का एक और नाम भी है, किसी को पता है क्या नाम है उसका? इसको एक और नाम से भी बुलाया जाता है, इसको बोला जाता है कॉफी क्लब। ये कॉफी क्लब आज भी यूनाइटेड नेशन के अंदर परमानेंट सीट्स का मुखालिफ है। ठीक है, ये चाहता है कि किसी को भी परमानेंट सीट नहीं मिलनी चाहिए, अगर मिलनी है तो सबको दें, नहीं तो किसी को भी ना दें। बेटा, ये आप लोग अपना कैमरा ऑफ रखें, किसी का कैमरा ऑन है, मेरी तरफ शो नहीं हो रहा, लेकिन अगर ठीक है, ये ठीक है, अगर देना है तो सबको दें सिक्योरिटी काउंसिल की मेंबरशिप, नहीं तो किसी को भी ना दें परमानेंट मेंबरशिप, या उन तो बड़े ममालिक को दें, या फिर न्यूट्रलिटी की बेस पे करें। यहां पे एक तो मसला ये आ गया, जो कॉफी क्लब है या यूनाइटिंग फॉर कंसेंसस है, ये क्या कहता है? ये कहता है कि भाई आप रिप्रेजेंटेशन दें, लेकिन इस रिप्रेजेंटेशन में एक बात का ख्याल रखना है कि रिप्रेजेंटेशन 5 मुल्कों के पास ही रहनी चाहिए, परमानेंट कंट्रीज की। अगर आपने रिप्रेजेंटेशन बढ़ानी है तो नॉन परमानेंट मेंबर की तादाद को 10 की बजाय 20 कर दें, 10 की बजाय 20 कर दें, लेकिन परमानेंट कंट्रीज की तादाद को नहीं बढ़ाना। लेकिन अब आप यहां पर एक मजे की बात याद रखें कि पाकिस्तान की ये फॉरेन पॉलिसी है, इवन यूनाइटिंग फॉर कंसेंसस, ये जो आपका कॉफी क्लब है, इसको भी
इसने भी अपनी पॉलिसी बनाई हुई है कि हमने एक ग्रुप को अगर वो परमानेंट मेंबर बनना चाहे तो हमने सपोर्ट करना है। वैसे ये जो ग्रुप है ये वाला यूएफसी, ये इस चीज को सपोर्ट नहीं करता कि कोई परमानेंट मेंबर बने, और लेकिन ये एक ऐसा ग्रुप है जिसको सपोर्ट करता है कि अगर कल को उसके लिए रेजोल्यूशन आएगी कि उसको परमानेंट मेंबर बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए, तो ये उसको सपोर्ट करेंगे, और वो है अफ्रीकन ग्रुप। इनका मानना ये है कि ये जो कॉफी क्लब है, इनका मानना ये है कि अफ्रीका के साथ बहुत ज्यादतियां हुई हैं, ये एक निगलेक्टेड कॉन्टिनेंट है, तो इनके लोगों को परमानेंट सीट्स मिलनी चाहिए, एक परमानेंट सीट मिलनी चाहिए। अब इन अफ्रीकन ग्रुप की डिमांड क्या है? ये कहते हैं हमें 2 सीट्स मिलनी चाहिए, हमें 2 परमानेंट सीट्स मिलनी चाहिए, यानी कि 5 अभी हैं, 2 और आ जाएंगी तो 7 हो जाएंगी, 7 सीट्स हो जाएंगी। और ये पाकिस्तान, इटली और ये जो कॉफी क्लब के मेंबर कंट्रीज हैं, ये कहते हैं कि हम इस सपोज रेजोल्यूशन को, इस आइडिया को सपोर्ट करते हैं। उसकी वजह अफ्रीका के अंदर होने वाली एट्रोसिटीज और वहां पर जो उनको इग्नोर किया गया, उस वजह से। अब अफ्रीकन ग्रुप ये कहता है कि आपने किसी अफ्रीका के मुल्क को नहीं बनाना कि साउथ अफ्रीका को परमानेंट सीट दे दी, या आपने जो है वो क्या कहते हैं इजिप्ट को परमानेंट सीट दे दी। आपने किसी मुल्क को सीट नहीं देनी, बल्कि आपने अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को देनी है। फिर यहां से हम अपनी मर्जी से कंट्री की बेसिस पे हर साल बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद, जो भी टेन्योर सेट होगा, 2-2 कंट्रीज को भेजते रहेंगे। कभी पाकिस्तान, मिसाल के तौर पे कभी पाकिस्तान और इंडिया चले गए, 5 साल की मुद्दत खत्म हुई, फिर उसके बाद अफगानिस्तान और जो है वो ईरान चले गए, फिर उनकी मुद्दत खत्म हुई, फिर 2 मुल्क। इस तरीके से अफ्रीका की जो है वो 2 सीट्स होनी चाहिए। तो पाकिस्तान और कॉफी क्लब इसको सपोर्ट करता है। अब आपके ख्याल में ये वाली चीज ठीक है कि अफ्रीकन ग्रुप को अगर परमानेंट सीट मिल जाए? और वाई पाकिस्तान क्यों सपोर्ट कर रहा है इसको? पाकिस्तान इसलिए सपोर्ट कर रहा है क्योंकि अफ्रीका को आप मुस्लिम कॉन्टिनेंट कहते हैं, अफ्रीका को आप मुस्लिम कॉन्टिनेंट कहते हैं। दूसरा, अफ्रीका के अंदर जो एक पावरफुल कंट्री है ना इकोनॉमिकली, दैट इज साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका खुल के इसराइल के खिलाफ है, खुल के इसराइल के खिलाफ है। जब इस तरह के लोग आपके परमानेंट सीट के मेंबर बन जाएंगे, तो क्या होगा? आप अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, एटलीस्ट मुस्लिम इंटरेस्ट को आप जरूर प्रोटेक्ट कर सकते हैं। या कभी कभी तो वो दिन आएगा ना जब इजिप्ट और क्या कहते हैं कोई और मुसलमान मुल्क जो है वो उनकी बारी आ जाएगी, तो जब वो परमानेंट सीट पे आएंगे तो पाकिस्तान उसका फायदा उठा लेगा। तो ये चीज हमें 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 सूट करती है, इसलिए हम इसके सपोर्टर हैं। लेकिन ओवरऑल हम बाकी कंट्रीज के जो है वो, साउथ अफ्रीका मुस्लिम नहीं है लेकिन अफ्रीका में मुस्लिम कंट्रीज है। हाँ, अब बात ये है ना, अब एक बात, एक जो तीसरी चीज है वो है रिफॉर्म्स कॉनन्ड्रम। रिफॉर्म्स करने के लिए यूनाइटेड नेशन के अंदर एक आर्टिकल है, आर्टिकल 108। आर्टिकल 108 क्या कहता है? आर्टिकल 108 ये कहता है कि अगर आप यूनाइटेड नेशन या यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर कोई भी रिफॉर्म करना चाहते हैं, तो उसके लिए जरूरी है कि आपके मेंबर्स की 2/3, यानी कि 2/3 हिस्सा, यानी कि 66% वोट्स जो है वो उस रिफॉर्म की फेवर में जाएं। ठीक है? जो भी आप रिफॉर्म करना चाहते हैं उसके बारे में वोटिंग जो है वो, जो भी आप रिफॉर्म करना चाह रहे हैं, आर्टिकल 180 यूनाइटेड नेशन का कहता है, यूनाइटेड नेशन का जो चार्टर है उसका आर्टिकल 108 ये कहता है कि कोई भी रिफॉर्म अगर आप करना चाहते हैं तो उस रिफॉर्म के लिए जरूरी है कि यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली के जो 193 कंट्रीज हैं, उनमें से 66% कंट्रीज उसकी फेवर में वोट दें। एक तो ये चीज हो गई कि 66% वोट्स आपको मिलने चाहिए। दूसरी कंडीशन ये है कि 5 जो वीटो पावर कंट्रीज हैं, अमेरिका, रूस, चाइना, फ्रांस और इंग्लैंड, इनको भी इसकी फेवर में वोट देना। अगर इनमें से किसी एक ने भी इसके अगेंस्ट वोट दे दिया तो रिफॉर्म नहीं आएगी। अब आप मुझे बताएं, रिफॉर्म करना आसान है या मुश्किल है? रिफॉर्म हो सकती है, ये एक चैलेंज है। कैसे रिफॉर्म करेंगे? हमेशा कोई ना कोई जो है वो हाथ कर जाएगा,
हमेशा कोई ना कोई हाथ कर जाएगा, हमेशा कोई। इवन आप ना माने तो चाइना और रशिया में से तो जरूर कोई ना कोई करेगा, नहीं करेगा तो अमेरिका जरूर कर देगा। तो ये एक ऐसा चैलेंज बन जाएगा जिसकी वजह से रिफॉर्म्स नहीं हो पा रही। आर्टिकल चेंज करने के लिए बेटा, जब आप रिफॉर्म करेंगे तो उसके लिए आपको आर्टिकल के अकॉर्डिंगली करना पड़ेगा ना। अब जैसे आप एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं तो आप एक प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है, ऐसे तो नहीं अप्लाई करते थे। आपको कहा गया कि ऑनलाइन अप्लाई करें, आपके नहीं जी मैं बाय हैंड जमा कराऊंगी, तो आपको आर्टिकल के अकॉर्डिंगली, और वो आर्टिकल कहता है कि अगर कोई रिफॉर्म लानी है तो 66% वोट प्लस इन 5 वीटो पावर कंट्रीज का राजी होना जरूरी है, तब जाकर चेंज आएगी, अदरवाइज कोई चेंज नहीं आएगी। ठीक है। उसके बाद बेटा सिर्फ 1 मिनट दे मुझे। तो ये तीसरा चैलेंज बच्चे आपको समझ आ गया। अब ये जो रिप्रेजेंटेशन के ऊपर वापस आ जाते हैं। रिप्रेजेंटेशन के ऊपर एक और सुझाव भी दिया गया था। वो सुझाव दिया गया है आपके कोफी अन्नान की तरफ से। कोफी अन्नान, बेटा कोफी अन्नान को आप जानते हैं कौन है? ही वाज फ्रॉम घाना, ही वाज द सिक्योरिटी सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशंस। और बेसिकली ये यूनाइटेड नेशन के रैंकर्स में से जो है वो, ही वाज फ्रॉम द रैंकर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। कोफी अन्नान ने 2005 में एक अन्नान प्लान दिया। अन्नान प्लान 2005 में दिया, और इस अन्नान प्लान का मकसद क्या था? इसने कहा कि यूनाइटेड नेशन के अंदर जो मेंबर्स की तादाद है वो कितनी कर दी जाए? वो कर दी जाए 24 मेंबर्स। अब इसके पास 2 प्लान थे, लेकिन इसने ये कभी नहीं बताया कि ये किस प्लान को प्रेफर करता है। जो प्लान ए था वो ये कहता है कि जो परमानेंट मेंबर्स की तादाद है वो 5 से बढ़ाकर 6 कर दी जाए, परमानेंट मेंबर्स की तादाद। ठीक है। और सॉरी, 6 नहीं कही जाए, 6 न्यू परमानेंट मेंबर जो है ऐड किए जाए। 5 पहले हैं, 6 और आ जाएंगे तो कितने हो जाएंगे? 11 प्लस 3 नॉन परमानेंट मेंबर्स की तादाद को इंक्रीज कर दिया जाए। यानी कि परमानेंट मेंबर्स की तादाद हो जाएगी 11 और नॉन परमानेंट मेंबर्स की तादाद हो जाएगी 13। तो 13 और 11 कितने हो गए? 24 सीट्स हो जाएंगी। एक प्लान ये था। दूसरा प्लान उसका ये था कि एक आपका जो है वो, एक सीट जो है वो आपकी नॉन परमानेंट मेंबर के लिए होगी, नॉन परमानेंट मेंबर्स के लिए, प्लस 8 सीटें जो है वो, 8 न्यू सीट्स ये आपके होगी परमानेंट मेंबर्स के लिए। लेकिन ये जो 8 नए परमानेंट मेंबर्स होंगे ये सिर्फ 4 साल के लिए परमानेंट बनेंगे। ये सिर्फ 4 साल के लिए बनेंगे, इसके बाद इनकी जगह पे कोई और आ जाएगा। पहले वाले 5 तब्दील नहीं होंगे, वो वही रहेंगे। लेकिन ये जो 8 नए आएंगे ये सिर्फ 4 साल के लिए आएंगे, उसके बाद इनकी जगह पे कोई और आ जाएगा। तो इस तरह 8 और 5 13, 13 और 10 कितने हो गए नॉन परमानेंट मिला के? 23, और एक नॉन परमानेंट की सीट को इंक्रीज करना है तो 24 ये बन गए। अब आपके ख्याल में दोनों में से कौन सा प्लान बेहतर है? दोनों में से प्लान ए बेहतर है या प्लान बी बेहतर है? प्लान बी ज्यादा बेहतर लगता है। प्लान बी ज्यादा बेहतर लगता है, जिसमें किसी जमाने में पाकिस्तान को भी मौका मिल जाएगा परमानेंट मेंबर्स बनने का। प्लान बी इज मोर बेटर। शाबाश, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप लोग। उसके बाद एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है द नोबल वर्ल्ड फाउंडेशन। द नोबल वर्ल्ड फाउंडेशन, इसने एक नया शोषा छोड़ दिया। इसने एक नया शोषा छोड़ दिया। इसने कहा कि आप रादर देन किसी मुल्क को परमानेंट मेंबर बनाएं, आप ऑर्गेनाइजेशंस को परमानेंट मेंबर बनाना शुरू कर दें। जैसे यूरोपियन यूनियन है, आप मुल्कों को ना बनाएं, ऑर्गेनाइजेशंस को परमानेंट मेंबर बना दें। एससीओ को बना दें, सार्क को बना दें, आसियान को बना दें, ओआईसी को बना दें, यूरोपियन यूनियन को बना दें, अफ्रीकन यूनियन को बना दें।
और फिर उन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से मेंबर कंट्रीज को जो है वो आप भेजना शुरू कर दें। बात समझ आ रही है कि मुल्कों की बजाय ऑर्गेनाइजेशन को परमानेंट सीट दें। जैसे अब हम बात करें सार्क की, सार्क के अंदर 8 कंट्रीज, अब सार्क परमानेंट मेंबर बन गया है, तो हर साल सार्क का कोई एक कंट्री यूनाइटेड नेशन के परमानेंट मेंबर की सीट पे बैठा होगा। ऑर्गेनाइजेशन सार की रहेगी, लेकिन हमेशा उस का रिप्रेजेंटेटिव चेंज होता जाएगा। जैसे आप लोग हैं, आप तमाम लोग मेरे स्टूडेंट हैं, लेकिन आप लोगों में से कभी मैं मनाहिल को भेज देता हूं किसी काम के लिए, कभी मैं आयशा को भेज देता हूं, कभी अवैस को भेज देता हूं। आप इंडिविजुअल अलग अलग हैं, लेकिन रहेंगे आप स्टूडेंट मेरे ही। तो इन्होंने कहा कि आप मुल्कों को बनाने की बजाय ऑर्गेनाइजेशंस को बनाए, फिर ऑर्गेनाइजेशन अपनी मर्जी से जो है वो तमाम हर किसी को मौका देते रहेंगे। इनडायरेक्टली इसने भी वही बात की कि कोई परमानेंट मेंबर कंट्री नहीं होना चाहिए, बल्कि हर मुल्क को मौका मिलना चाहिए। तो मुझे सबसे ज्यादा अच्छा जो सोल्यूशन लगा वो यही लगा कि आप ऑर्गेनाइजेशंस को बनाएं और फिर आगे ऑर्गेनाइजेशंस खुद ही आगे लोगों को रिप्रेजेंटेटिव लगाते रहेंगी। ठीक है, तो बच्चे यहां तक आप लोगों को समझ आ रही है? कोई कंफ्यूजन किसी किस्म की, कोई मसले मसाइल तो नहीं हो रहे? लेकिन देखें ना, ये सुनने में कितना अच्छा लगता है कि ऑर्गेनाइजेशंस को बना दें, फलानी चीज को कर दें, फलानी चीज को कर दें, सब कुछ कर दें। मुझे एक बात बताएं, इसको अप्रूव करने के लिए क्या पांचों मुल्क राजी होंगे? पांचों कंट्रीज राजी होंगे? कभी नहीं होंगे, कभी हो ही नहीं सकता। ये इतने गंदे लोग हैं ना, इन्होंने राजी नहीं होना। तो आप जितने मर्जी पढ़ लें कि रिफॉर्म्स ये आनी चाहिए, वो आनी चाहिए, कुछ भी नहीं होना। उसके बाद बेटा, इसके अंदर जो रिफॉर्म्स लाने की जरूरत है वो ये है कि ये मॉडर्न कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने में नाकाम रही है। मॉडर्न कॉन्फ्लिक्ट्स की रेजोल्यूशन में भी इसकी नाकामी है, इस वजह से इसको रिफॉर्म करना जरूरी है। अब मेरी बात सुने, मॉडर्न कॉन्फ्लिक्ट्स की अगर हम बात करें, यूक्रेन रशिया वॉर की बात करते हैं पहले। यूक्रेन रशिया वॉर पे रशिया के खिलाफ रेजोल्यूशन आई, उसके ऊपर तमाम ममालिक ने रशिया के खिलाफ वोट किया। चाइना ने कहा मैं वोट ही नहीं करता, मैं तो चाइना की लॉजिक ही दूसरी है। चाइना ने एक नया मल्टीलैटरलिज्म का ना कॉन्सेप्ट निकाल लिया। उसने कहा है कि भाई मैं किसी भी मुल्क के मामला में इंटरफेयर करता ही नहीं। अगर वो अपने मुल्क में इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी कर रहा है, उसका मामला मैं क्यों उसके घर में टांग रहा हूं? अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो भी उसका मामला मैं क्यों टांग रहा हूं? उसने कहा है कि मैं तो किसी मामले में पड़ता ही नहीं हूं, मैं न्यूट्रल हूं, मैं जो है वो नॉन इंटरफेरेंस की पॉलिसी पे जो है वो चलता हूं। तो उसने क्या किया, रशिया के खिलाफ वोट ही नहीं डाला। जब आप किसी के खिलाफ वोट ना डाले, ना उसकी फेवर में वोट डाले, तो उसका मतलब होता है आप उसके साथ ही हैं। तो यूक्रेन रशिया वॉर के ऊपर जब उसके खिलाफ रेजोल्यूशन आई तो रशिया ने तो वीटो किया, चाइना ने वोट ही नहीं डाला। बाकी 13 मेंबर्स ने उसके अगेंस्ट में वोट दिया, रशिया के अगेंस्ट में। लेकिन क्योंकि रशिया ने वीटो कर दिया था और चाइना बीच में से निकल गया, तो वो रेजोल्यूशन खत्म हो गई। कॉन्फ्लिक्ट कहां खत्म होगा? अब कॉन्फ्लिक्ट को कैसे रिजॉल्व किया जाएगा? फिर अभी सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर रेजोल्यूशन आई कि जो ह्यूमैनिटेरियन एड है वो फलस्तीनियों को भेजी जाए, गजा के लोगों को। अमेरिका ने टांग अड़ा के उसको कैंसिल कर दिया। 14 में से अमेरिका जो है वो अकेला ही दादा बन गया। सारे मेंबर कंट्रीज जो थे उन्होंने उसके फेवर में वोट दिया, अमेरिका ने उसके खिलाफ वोट दे दिया। अब और क्यों दिया? अमेरिका कहता है जी ये सिर्फ ग्राउंड रियलिटीज का आपको नहीं पता कि अट्रॉसिटीज इसराइलियों के ऊपर भी हो रही है, और सिर्फ आपको गजा के लोग नजर आते हैं। तो आप ग्राउंड रियलिटीज देखें तो बराबर हिसाब किताब होगा, इसलिए मैं जो है वो बराबरी के ऊपर चलना चाहता हूं। तो उसने इस चीज को बेस बना के इसको कैंसिल कर दिया। अब आपको क्या लगता है कि अमेरिका जो है वो किस वजह से ऐसा कर रहा है? अमेरिका इसराइल को अपना छोटा बच्चा मानता है। अमेरिका के इसराइल के साथ क्या इंटरेस्ट है? एक तो बच्चे, अमेरिका के इसराइल के साथ या इसराइल को इतना सपोर्ट करने की वजह यह है कि इसराइल उस जगह पर मौजूद है जहां पर अमेरिका को एक ऐसा, क्या कहते हैं, काबिल एतमाद साथी मिला हुआ है जो उस रीजन में अमेरिका के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सकता है। अमेरिकन इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए इसराइल से बेहतर कोई कंट्री उसके लिए नहीं होगा। दूसरी चीज, अमेरिका के अंदर प्रो इसराइल लॉबी बड़ी स्ट्रांग है। ठीक है, प्रो इसराइल लॉबी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, जिसकी वजह से अमेरिका की कोई भी गवर्नमेंट उसके खिलाफ नहीं जा सकती। फिर इनके आपस में जो ट्रेड रिलेशनशिप्स हैं, सोशल और टेक्नोलॉजिकल और इकोनॉमिक रिलेशंस हैं, वो सारे के सारे इतने कॉम्प्लिकेटेड और इतने स्ट्रांग हैं कि अमेरिका इन कंट्रीज के, इसराइल के खिलाफ जा ही नहीं सकता। तो इनके आपस में ही जो सिंपल वर्ड्स में कहें तो इनके अपने पर्सनल इंटरेस्ट की वजह से ये मामला जो है वो
हमेशा ऐसे होते हैं। और इवन अमेरिका ने जो इसको रिकॉग्नाइज किया था इसराइल को, इसराइल का कैपिटल इसको 2019 में यरूशलेम को, उसके ऊपर रशिया रेजोल्यूशन लेके आया। पूरी दुनिया के ममालिक ने जो सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर बैठे हुए थे, उन्होंने उसको फेवर में वोट दिया कि ये गलत किया है अमेरिका ने, इसको कैंसिल होना चाहिए। सिर्फ अकेले अमेरिका ने जो है वो इसराइल के फेवर में वोट डाल के उस रेजोल्यूशन को कैंसिल कर दिया और यरूशलेम को जो है वो अपने हिसाब से उसका कैपिटल मान लिया। खैर, तो इस बात को, इस पॉइंट से हमें क्या समझ आता है कि कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन क्यों नहीं कर पा रही सिक्योरिटी काउंसिल? कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन इसलिए नहीं कर पा रही क्योंकि ये 5 फसादी जो मुल्क है ना, इनके आपस के जो इख्तलाफात हैं, इनके आपस के जो इंटरेस्ट है, वो इंटरेस्ट ग्लोबल इंटरेस्ट के ऊपर जो है वो भारी पड़ जाते हैं। उनके आपस के जो मामलात हैं उसकी वजह से ये सारे मामलात खटाई में पड़ जाते हैं। अब जब जब ये चीजें आपके पास होंगी, जब ये चीजें आपके पास होंगी, तो फिर आप कैसे जो है वो रिफॉर्म कर पाएंगे? अब अगर सोचा जाए ना सोल्यूशन इसके या इन प्रॉब्लम्स की वजह क्या है, तो प्रॉब्लम की अगर वजह यही, पूरी सिक्योरिटी काउंसिल की जो फंक्शनिंग के अंदर जो वजह है, वो सिर्फ यही है कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसके अंदर ये जो 5 वीटो पावर कंट्रीज, इनकी जो डोमिनेंस है, जिनको जो एडवांटेज हासिल है, वो सारे के सारे मामलात को खराब कर देता है। फिर इसके अलावा एक और मसला भी जो है वो सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड है, वो ये है कि जनरल असेंबली के साथ जो है वो इसके मामलात थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हैं। जनरल असेंबली यूनाइटेड नेशन के ऑर्गन्स में से सबसे बड़ा ऑर्गन है, ठीक है, सबसे बड़ा ऑर्गन है। और इसके 193 मेंबर कंट्रीज हैं, आपको पता है ना। अब सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर्स की तादाद है 15। यूनाइटेड नेशन की जो जनरल असेंबली है, उनके 193 मेंबर्स कोई फैसला करते हैं तो वो कहलाती है रिकमेंडेशंस, उसको इंपोज नहीं किया जा सकता। सिक्योरिटी काउंसिल के जो 15 कंट्रीज हैं, वो जो फैसला करते हैं वो आपके लिए इंपोजेबल है, उसको बाइंडिंग होता है, वो आपने मानना ही मानना है। अब मुझे ये बताएं कि जो जनरल असेंबली के लोग हैं, क्या उन कंट्रीज को अपना आप इंफीरियर फील नहीं होता कि हम पूरी दुनिया के 188 मुल्क एक साइड पे और ये 5 मुल्क एक साइड पे अपनी डोमिनेंस शो करते हैं? एक छोटा ऑर्गन जिसकी मेंबरशिप थोड़ी है, जो सही मायने में पूरी दुनिया को रिप्रेजेंट नहीं करता, उनके फैसले एक बड़े इदारे के, एक बड़ी जो एक ऑर्गन है, उसके फैसलों पे भारी पड़ जाते हैं। तो इस चीज के ऊपर भी सवाल उठ रहा है कि इसको इस तरीके से रिफॉर्म किया जाए कि जहां पर मेजॉरिटी डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल के ऊपर रिफॉर्म किया जाए, कि जो बड़ा ऑर्गन है, जहां पर कंट्रीज की तादाद ज्यादा होगी, वहां उसके फैसलों को ज्यादा वैल्यू दी जानी चाहिए, ना कि इनके फैसलों को। बच्चे, ये बात समझ आ गई है? अब मैं आपको एक दोबारा से बात समझा देता हूं कि 5 लोग और 188 लोग, इनमें से किसकी बात ज्यादा इंपॉर्टेंट रखनी चाहिए? 188 लोगों का फैसला या 5 लोगों का फैसला? 188 लोगों का फैसला। ऐसे ही है ना, ये जनरल असेंबली है, ये सिक्योरिटी काउंसिल है। जनरल असेंबली गजा के ऊपर होने वाले इसराइल के हमलों को कंडेम कर रही है, जनरल असेंबली लान तान कर रही है इसराइल के ऊपर। लेकिन ये जो 5 कंट्रीज हैं, ये सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर बैठे हुए, इनमें से कोई एक कंट्री जिसका नाम है अमेरिका, वो इस सारे लोगों की वोटिंग को ऐसी तैसी करके फेर देता अपनी एक वीटो से। और वैसे इसका फैसला इनके ऊपर भारी पड़ जाता, तो ये डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल्स के खिलाफ है। रिफॉर्म्स की जो कमेटी है वो ये कहती है, जमहूरियत ये कहती है कि जहां पर ज्यादा लोगों के वोट होंगे उस तरफ जाना चाहिए, ना कि कम लोगों की तरफ। और ये डिक्टेटरशिप नहीं लगती आपको एक तरह से? ये तो खुलेआम एक मुल्क की जो है वो दादागिरी है कि वो अपनी मर्जी से गलत सही जो भी फैसले करता रहे। फिर उसके बाद जो एक और मसला है वो ये है कि इन कंट्रीज के ऊपर कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है।
कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। आप वीटो पावर इस्तेमाल कर रहे हैं, अमेरिका ने वीटो पावर इस्तेमाल की, खुदा न खास्ता, खुदा न खास्ता, खुदा न खास्ता इंसानी जानों का नुकसान हो जाए, बहुत ज्यादा बड़ा नुकसान हो जाए, कोई बहुत बड़ा सानिया हो जाए, कोई वर्ल्ड वार 3 हो जाए, इन ममालिक से कौन पूछेगा? वो कहते हैं ना, अथॉरिटी के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपकी कुछ होती है। अगर आपको एक पावर दी गई है कि आप वीटो पावर रखते हैं, तो फिर आपकी ये जिम्मेदारी भी है कि आपने उस वीटो पावर का इस्तेमाल अच्छे तरीके से करना है। लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है, अमेरिका से कोई पूछने वाला नहीं है, रूस से कोई पूछने वाला, फ्रांस से नहीं है कि भैया अब ये वीटो पावर का क्यों इस्तेमाल करते हैं। इसका मकसद ये है कि आप ग्लोबल जो इंटरेस्ट है उसको छोड़ के अपने जाती मफादात के लिए जो है वो वीटो पावर इस्तेमाल करें, या अपनी जाती टसल निकालने के लिए, या अपने जाती राइवल कंट्रीज को नुकसान पहुंचाने के लिए आप इस वीटो पावर का इस्तेमाल करें। तो जहां तक पूरी जो डिबेट अभी हमने डिस्कस की है, इस डिबेट का एक ही खुलासा निकलता है। मैं आप लोगों की चैट ओपन कर रहा हूं और आप लोगों ने मुझे बताना है कि वो क्या है, कि इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पहले तो यस या नो में रिफॉर्म्स होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, यस या नो में। ठीक है, रिफॉर्म्स होनी चाहिए। दूसरी चीज, सबसे बड़ी फसाद की जड़ जो इस यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को इनफेक्टिव बनाती है, वो क्या चीज है? दैट इज वीटो पावर। तो सबसे ज्यादा जो इंप्रूवमेंट है या रिफॉर्म्स है वो किसके अंदर आनी चाहिए? वीटो पावर के मामले में आनी चाहिए, वीटो पावर के मामले में आनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद रिप्रेजेंटेशन इंक्रीज होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? आपके ख्याल में क्या होना चाहिए? होनी चाहिए। लेकिन अफ्रीका के कंट्रीज, कोई कंट्री जिसको छठा परमानेंट मेंबर बनाया जाए, वो अफ्रीका का कंट्री होना चाहिए, अफ्रीका से होना चाहिए, और कहीं से नहीं होना चाहिए। उसके बाद क्या G4 कंट्रीज को मेंबरशिप मिलनी चाहिए? G4 कंट्रीज को मेंबरशिप मिलनी चाहिए। G4 इंडिया, जापान, आपका ये ब्राजील, और ये क्या कहते हैं इसको यार, इंडिया, जापान, ब्राजील, और एक साउथ अफ्रीका, जर्मनी, सॉरी जर्मनी, साउथ अफ्रीका की तरह जर्मनी, इनको मेंबरशिप मिलनी चाहिए नहीं मिलनी चाहिए? क्योंकि इनकी मेंबरशिप जब आएगी तो वो मजीद क्राइसिस पैदा करेगी, वो मजीद क्राइसिस पैदा करेगी। पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के अकॉर्डिंगली आपने जवाब देना है। पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी ये है कि इनको परमानेंट मेंबरशिप नहीं मिलनी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ तादाद इंक्रीज होनी चाहिए किनकी? नॉन परमानेंट मेंबर्स की। पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी ये कहती है कि नॉन परमानेंट मेंबर्स की तादाद जो है वो इंक्रीज होनी चाहिए, परमानेंट मेंबर इतने ही रहने चाहिए। हाँ, एक, क्योंकि पाकिस्तान कॉफी क्लब का मेंबर है, फाउंडिंग फादर है, तो पाकिस्तान ये मानता है कि अगर अफ्रीका से कोई ऐसा सुझाव आता है तो हम उसको सपोर्ट करेंगे, जस्ट अफ्रीका के लिए और कहीं के लिए नहीं। ठीक है, क्या पाकिस्तान को या मुस्लिम वर्ल्ड को यह डिमांड रखनी चाहिए कि आप छठा मुल्क, या अगर किसी अफ्रीका के मुल्क को मेंबरशिप दे रहे हैं तो मुसलमानों की भी रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए? मुसलमान दुनिया के अंदर 57 कंट्रीज हैं, और कोई भी मुस्लिम कंट्री यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर नहीं है। या तो किसी मुसलमान मुल्क को, जैसे सऊदी अरेबिया हो गया, लेकिन वो हमेशा ईरान के इंटरेस्ट के खिलाफ जाएगा, हमेशा ईरान के इंटरेस्ट के खिलाफ जाएगा। तो मुसलमानों के किसी कंट्री को बनाने की बजाय ओआईसी को उसका मेंबर बना दिए थे। ओआईसी शुड बी द परमानेंट मेंबर ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल। और ओआईसी का परमानेंट मेंबर होने का फायदा यह होगा कि कोई भी एक्शन जो एंटी इस्लाम होगा या मुस्लिम कंट्रीज के खिलाफ होगा उसको आप वीटो कर सकते हैं। बेटा, ये रिप्रेजेंटेटिव हर चीज के ऊपर रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं ना, तो हर एरिया के ऊपर आप रिफॉर्म्स लाएंगे तो इस तरह से। और वीटो पावर का यही है कि वीटो पावर को लिमिटाइज कर दिया जाए, लिमिटाइज के जी, एक कंट्री, जो मेंबर कंट्री है वो सिर्फ 10 साल के अंदर 5 दफा वीटो कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम जैसे लिमिट लगा देते हैं कि 5 दफा वीटो कर सकते हैं, और वीटो लगाने के बाद आपको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जवाब भी देना होगा कि आपने वो वीटो क्यों लगाई। और अगर आप वो जवाब सेटिस्फैक्ट्री नहीं दे पाते तो आपको खमियाजा भी भुगतना पड़ेगा, आपको अपनी परमानेंट मेंबरशिप भी खोनी पड़ेगी। इस तरह की रिस्ट्रिक्शंस लगा के बाइंडिंग नहीं किया जा सकता।
मजबूर नहीं किया जा सकता। और इंटरनेशनल फिर कोर्ट ऑफ जस्टिस, उसको भी न्यूट्रल होना होगा, उसमें वो लोग हों जो कि किसी एक मुल्क के इंटरेस्ट को जो है वो प्रोटेक्ट ना करते हो। तो आईसीजे को एम्पावर किया जाए, शाबाश, ठीक है। न्यूट्रलिटी उसमें होनी चाहिए, आईसीजे के स्ट्रक्चर को थोड़ा सा तब्दील किया जाना चाहिए। तो आई होप बच्चे, हमने जो अभी तक इतनी डिबेट की, एक ओवरऑल एक ओवरव्यू लिया है। इसकी जो डिटेल है वो आपको नोट्स के अंदर एज यू नो के नोट्स मेरे जो है वो बहुत आसान और बहुत मजे के लिखे होते हैं। तो जब आप इसके इस टॉपिक के नोट्स देखेंगे तो आपका दिल खुश हो जाएगा। तो वहां पे मजीद आप इसको पढ़े, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से नोट्स बने हुए हैं, तो आप लोगों ने वहां से मजीद इसको जो है वो क्लियर कर लेना है। मैंने सवाल जो है वो जो आंसर दिए हैं, वो जो पॉसिबल डोमेन्स इसकी बन सकती हैं इस सवाल की, वो उसके साथ इनको सॉल्व करके आपको दिया हुआ है, तो आप जो है वो उसको प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, अब एक बच्ची ने जो है ना, एक बच्ची ने बात की है कि सर ये भी हो सकता है कि 5 में से देखें कि कितने वीटो पावर कंट्रीज जो है वो उस रेजोल्यूशन की फेवर में या अगेंस्ट में है, तो मेजॉरिटी इज अथॉरिटी। बच्चे ये हमाद आप जो है वो 2025 के ग्रुप के हैं, ठीक है। ये जो सेशन है ये 24 वाले बच्चों का जिन्होंने पेपर्स देने हैं, तो उनको नोट्स मिलना शुरू हो जाएंगे। इसके नोट्स, इस टॉपिक के नोट्स कल मिल जाएंगे। और कल हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा कि पाकिस्तान के अंदर से जो अफगान रिफ्यूजीज को निकाला है हमने, अगला सवाल जो मैं आपको बता रहा हूं वो पेपर में आ गया हुआ है। तो आप तैयार हो जाए उसको बहुत अच्छे तरीके से, कि अफगानिस्तान के जो रिफ्यूजीज की एक्सपल्शन हुई है पाकिस्तान से, उसके लिए पाकिस्तान को किस किस किस्म के क्राइसिस का सामना करना पड़ सकता है, ठीक है। तो वो हम कल डिस्कस करेंगे। अब खुदा का खौफ करें बच्चे, क्या बोलते हैं अब इसका